अभी तक हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किए हैं, इन विच वी हैव ऑलरेडी डन मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड देन वी हैव रीच्ड टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के बाद आज हम एक नया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मोलारिटी। उससे पहले हर कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिवाइड किया था टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो आप मोल फ्रैक्शन में जब भी आप जाओगे तो आपको इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म देखने को नहीं मिलेगा, कोई वॉल्यूम का टर्म देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मास का टर्म देखने को मिलेगा। तो दीज आर मास रिलेटेड, सो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एक चीज याद रख लेना सर, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया कि कौन कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज डेफिनेटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, वेरी गुड। पहचानने का तरीका वही बताया था हमने कि अगर उसमें वॉल्यूम का कोई टर्म आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर बट मास नेवर चेंजेस विद टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है in NEET examination, in JEE examination, in your CBSE examination, and too many other competitive examinations you will find questions from this particular concept. बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है मोलैरिटी, जिसको हम बोलते हैं। और जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो आप जितने भी कंसंट्रेशन आपके एसिड्स एंड बेसिस का बनाते हैं वो मोलैरिटी के टर्म में ही बनाते हैं। तो डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। डिफाइन करने चले तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इसका डेफिनेशन होता है सर कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। अब देख लेना सर, अगर आप उसको फार्मूले के टर्म में लिखना चाहेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर लिखा है, थोड़ा सा मैं करेक्शन करा देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रख लेना सर, वॉल्यूम आपको हमेशा लीटर में ही लेना है सर, ठीक है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं फिर आपको समझाना चाहूंगा। मान लो मेरे पास एक एसिड सॉल्यूशन है, एक एसिड सॉल्यूशन है, किसी ने बोला सर ये 5 मोलर सॉल्यूशन है, 5 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस एसिड सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऑफ दैट एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऑफ जो भी एसिड है, मान लो H2SO4 है तो H2SO4 प्रेजेंट होगा, कुछ भी हो। आपने बोला सर 0.1 मोलर H2SO4, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ 0.1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है कितने में, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मोलैरिटी। अब यूनिट देख लेते हैं सर, मोलैरिटी का यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट हम इसको कैपिटल एम से करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, ऊपर क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स को तो मोल्स के टर्म में ही ले लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिखा हुआ है लीटर, तो इसका यूनिट बनेगा सर मोल्स पर लीटर। तो अगर कहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो हमेशा आपको मोल्स पर लीटर में ही इसको कंसीडर करना है। यहां ना सर एक क्वेश्चन है, पिछले साल पिछले साल नहीं 2 साल पहले की बात है, मिलीलीटर ना देके ना सर सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता है या डेसीमीटर क्यूब दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में ना देके, लीटर में ना देके, या तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है या डेसीमीटर क्यूब में दिया रहता है। तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है सर, जब भी लीटर को लिखना है ना तो उसको डेसीमीटर क्यूब करके भी लिख सकते हैं आप। अगर किसी जगह वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो समझ लेना वो लीटर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेसीमीटर क्यूब की जगह दिमाग में लीटर डाल देना आप। और अगर किसी जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा दैट इज डेफिनेटली इक्विवेलेंट टू मिलीलीटर, ये आप ध्यान में रख लेना सर। पिछले साल एक क्वेश्चन आया, इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखा था, इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आ गया, क्योंकि दे वर सर्चिंग फॉर मिलीलीटर और आइदर लीटर। सो इफ देयर इज सेंटीमीटर क्यूब,
यू कैन कंसीडर इट एज मिलीलीटर। अगर वहां डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो 100% वो लीटर में होगा। एक क्वेश्चन आगे होगा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करा देंगे बेटा। तो 4 चीज हमने यहां पढ़ा। पहला चीज मोलैरिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे। और फार्मूला अगर आप लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो लेबोरेटरी में तो हम लीटर में तो कभी यूज नहीं करेंगे सर, ज्यादातर एमएल में ही यूज करते हैं। 250 ml 500 ml तक हम करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादातर एमएल में ही आपको दिया हो रहेगा। कभी कभी लीटर भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको मिली लीटर में दिया रहता है। तो आपको डिवाइडेड बाय 1000 करके उसको लीटर में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे। ये हो गया आपका फार्मूला, डेफिनेशन। और यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट होगा सर या तो मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, डेसीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू लीटर, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू मिलीलीटर। बहुत सारे क्वेश्चंस में सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वहां पे प्लीज उसको मिलीलीटर कंसीडर कर लेना। 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। अगर किसी जगह पे 2 डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो उसको 2 लीटर कंसीडर कर लेना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ऑल क्लियर। मैं फिर से एक बार मोलैरिटी का नॉमिनल कॉन्सेप्ट जो है, परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो एक बार आपको फिर बता देता हूं कि एक्चुअल मीनिंग उसका क्या होता है। ये 5 मोलर है सर, और एक एग्जांपल मैं यहां ले जाता हूं। चलो एक क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक बेस है दैट इज 1 मोलर NaOH। आप इससे क्या मतलब निकालते हो? तो मतलब ये निकाल लेना, 1 मोलर है तो 1 मोल NaOH प्रेजेंट होगा कितने में सर? 1000 ml सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में सर। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन मोलैरिटी इन एक्चुअल टर्म। ठीक है, सो ये समझने के लिए था। अब समझ लेना, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। देख लेना सर, मिलीलीटर में आ गया आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। कौन सा पेन यूज करें? ये वाला। ठीक है सर, तो मोलैरिटी निकालना है तो पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिखना पड़ेगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो आप सबको पता है, पहले वाले स्क्रीन में हमने आपको दिखा दिया अच्छी तरह, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है सर, ये आपका फार्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, डायरेक्ट मोल्स दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, गिवन मास दिया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है? मास के टर्म में गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो इसको और खोल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट, भाई ये सोल्यूट के लिए है तो गिवन मास भी सोल्यूट का होगा, मोलर मास भी सोल्यूट का होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में लिखना था सर, लेकिन किस में दिया है? 450 ml दिया है, तो मैं उसको 1000 से डिवाइड भी करूंगा साथ में, क्योंकि मुझे उसको किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है सर। ठीक है, तो जब भी मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट रहता है, जब भी ना कोई टर्म ऐसे रहता है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d रहता है ना सर, तो आपको ऐसा करना होता है a बाय b इनटू d ऊपर ले जाना है, c नीचे लेके जाना है सर। ये एक फार्मूला रहता है मैथमेटिक्स में सर। आपके पास 2 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने का। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालो, मतलब यहां नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास करके अलग से निकालो। गिवन मास दिया है 5 ग्राम, मोलर मास दिया है सॉरी मोलर मास इसका है 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 6 7 8 9 10, 2 3 1 4 40 ग्राम। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 से 1 को कर लेना बेटा 0.0, 8 1 जा 8, 9 10, फिर से 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 0.125 है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.125। फिर अलग से वॉल्यूम निकाल लेना 0.450, फिर इन दोनों को डिवाइड करना। एक ऑप्शन तो ये है सर, नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालो, फिर वॉल्यूम लीटर में अलग से निकाल लेना डिवाइडेड बाय 1000 करके, फिर उसको पुट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये एक ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें आपस में कट भी हो सकता है, कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो सर, 1 2 3 4 टर्म डिवाइड में ए बी सी डी डिवाइड में होगा, तो ए और बी ऐसे रहता है, इनटू डी ऊपर सी नीचे जाता है सर। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो गिवन मास हमारा कितना है सर? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाल लिया, टोटल होता है 40 ग्राम,
ठीक है, 40 वो आप निकालना सीख जाओगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 450 डिवाइडेड बाय मैंने 1000 कर दिया क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी है तो ए डिवाइडेड बाय बी इंटू डी डिवाइडेड बाय सी, ये कर लेने सर आप। ठीक है, बहुत सिंपल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ करते हैं सर हम, ये 10 रहने दीजिए, 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, यहाँ 4 अभी बचा हुआ है, 4 2 2 4, 2 5 10, ऊपर 5 बचा, नीचे 18 बचा। ठीक है, 18 और 5 को कर देना बेटा, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 18 एंड 5 को प्रैक्टिस कर लेना, 18 2 36। ठीक है, 6 4 10 14 हो गया, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे आ गया, 18 5 90, 18 7 12, 8 8 64, 15 ज्यादा हो रहा है, 7 7 8 56, 7 7 8 9 10 11 12, तो ये कम तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है 126। तो 6 4 10, 2 3 1 14 हो गया यहाँ पे, तो ये 0.27 समथिंग आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.27 मोलर, इसका आंसर आएगा। या आप इसको 0.27 मोलर के जगह मोल्स पर लीटर करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं सर। ठीक है, क्लियर है? हमने किया क्या, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को अलग भी निकाल सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, मैं सजेस्ट करूंगा इस फॉर्म में निकाल लेना, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, टाइम बचेगा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ए बी सी डी फॉर्म में जब भी रहता है तो ए और बी को ऐसे ही रखना है, डी को ऊपर ले जाना है, सी को नीचे लेके आना है, ये आप सबको पता होगा, वेरी बेसिक मैथ्स, ये आप 9 10 में पढ़ते हो। तो इन सबको डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया 0.27, तो उसका यूनिट हमेशा कैपिटल एम लिखना है, 0.27 मोलर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन। और अगर इसको और एक तरीके से लिखना है तो मोलर के जगह मोल्स पर लीटर लिख लेना, मोल्स पर लीटर, दोनों सही आंसर है सर। कुछ बुक्स में 0.27 मोलर लिखा होगा, कुछ बुक्स में 0.27 मोल्स पर लीटर होगा, या 0.27 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा, सारे एक्सेप्टेबल है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर करा सकता हूं सर। अब करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ए और बी करके। ए वाला सेम फार्मूले से लगेगा, बी वाला थोड़ा डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे करना है वो फार्मूला भी मैं आपको डिराइव करके दे दूंगा। पहला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए पार्ट, पहले ए का मोलैरिटी निकालना है, क्या है सर, पहले मैं ए वाला अलग से यहां लिखवा देता हूं, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब पहले तो हम अपने हिसाब से फार्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो हमारा फार्मूला था सर। ठीक है, चलो अब एक अच्छा सा कलर लाते हैं सर, बार बार आप ग्रीन ब्लू लाते हो, अब रेड लाते हैं इस बार। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास सोल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। बस इस बार 1000 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी लीटर में है, तो मैं ऐसे ही 1 लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको। तो गिवन मास कितना दिया हुआ बेटा, चलो यार ये कलर अजीब सा दिखता है, गिवन मास दिया हुआ है आपका 30 ग्राम, तो ऊपर 30 लिख लेना डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा सर, बहुत खूबसूरत तरीके से निकाल लेना सर इसका मोलर मास। बहुत बच्चे इसके मोलर मास में गड़बड़ कर देते हैं, हेक्साहाइड्रेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट, हेक्साहाइड्रेट, सर नाइट्रेट क्यों बोला, सुन लेना, NO3-1 होगा, नाइट्रेट बोलते हैं हमेशा, NO2-1 होगा, नाइट्राइट बोलते हैं हमेशा, याद रख लेना सर। तो यहाँ NO3 है, कोबाल्ट के ऊपर +2 होता है तो वो 2 नीचे आ गया,
नाइट्रेट के ऊपर -1 आता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसीलिए इसको बोलेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट, TRAT, कोबाल्ट नाइट्रेट। साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। चलो सर, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मोलर मास निकालना है, निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का कितना लेते हैं सर आप, बोलो कोबाल्ट का कितना लेते हैं? मैं यहां करता हूं बेटा, CONO3 का ट्वाइस डॉट 6H2O। कोबाल्ट का कितना लेते हैं? आयरन का कितना? 56, तो आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो 59 लेते हैं इसका हम, 58 पॉइंट समथिंग होता है, 58.8 या 9, तो 59 ही लेते हैं। प्लस देखो सर, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। अच्छे से देख लेना सर, ये जो 2 है ब्रैकेट के नीचे, वो नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए। तो पहले नाइट्रोजन के लिए कर लेते हैं, +2 × 14, फिर से प्लस 2 इंटू, या ऑलरेडी 2 3 6 है सर, तो 6 × 16 कर लेते हैं, प्लस वाटर का 18 होता है, तो 6 × 18 कर देना डायरेक्ट, थोड़ा इजी हो जाएगी आपके लिए। तो कर लेते हैं 59 प्लस 14 2 28, 6 6 36, 96 हो गए, प्लस 6 8 48, 6 1 6 7 8 9 10 1 0। ठीक है, सबको ऐड कर देना। 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 1 आया। देख लेते हैं, 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 आ गया सर। 3 ले लेने यहाँ पे, सॉरी 3 कैरी कर लेना, तो 5 6 7 8 9 10 19, तो 9 हो गया, 1 असला, तो 291 आ गया सर इसका मोलर मास। तो 30 डिवाइडेड बाय 291 डिवाइडेड बाय, अच्छे से कर लेना, 4.3 डिवाइडेड बाय, अब 1000 नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी लीटर में, अगर ml में होता तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते। मैंने ऐसे ही 1 रख लिया, 1 का कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी आपको ABCD करने के लिए 1 रखा हमने। तो 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4.3, ऐसे आपको करना है सर। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा देना, यहां से पॉइंट हटेगा तो क्या बनेगा, ये 30 × 10 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हटाया मैंने, 291 × 43 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसको 3 से हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो 3 10 30, 3 7 3 9 27, 3 7 21। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, 100 डिवाइडेड बाय 97 × 43 है। ठीक है, इसको कर लेना आप अपने हिसाब से, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आता है आंसर, उसके आगे या तो कैपिटल M लगा देना या मोल्स पर लीटर लगा देना, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, कभी भी जब आप घर में न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मोबाइल फोन यूज नहीं करना। उससे क्या फायदा होता है, आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, आपको आइडियाज आ जाते हैं कहाँ पे कौन सा पॉइंट इग्नोर करना है, कहाँ पे पॉइंट्स को ऊपर चढ़ाना है, कहाँ पे पॉइंट्स को जीरो करके नीचे लाना है। तो दिस इज अ टेक्निक, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत इजी, वेरी क्लियर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना या सेव कर लेना इसको, क्योंकि मैं इसको पूरा खाली करके अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सर, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फार्मूला उसमें लगेगा ही नहीं, कुछ और फार्मूला लगेगा सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू विश, अदरवाइज आई एम गोइंग टू इरेज इट ऑल। इसका आंसर निकाल के कमेंट कर देना बेटा, हम देखेंगे कौन सही, इसका जल्दी करके दे देते हैं। ओके, इरेज कर लेता हूं, 1 2 3। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सर, बी पार्ट। अब इसका भी मोलैरिटी निकालना है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, फिर कुछ स्पेशल चीज लिखा हुआ है सर इसमें, डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 ml। सर ये तो हैरानी वाली बात है, एक तो इसमें ml तो आना चाहिए था, आ गया, ठीक है सर, लेकिन 2 बार ml आ गए सर, मोलैरिटी भी दिया हुआ है, फिर भी बोल रहा है मोलैरिटी निकालने के लिए कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये कैसा अजूबा है सर? तो अजूबा ये है, जब भी 2 वॉल्यूम दिया रहेगा या 2 मोलैरिटी दिया रहेगा, तब हमेशा एक फार्मूले आपको यूज करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फार्मूला 100%
लैब में आप यूज करते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइट्रेशन का लेबोरेटरीज में जाके। तो आपको पहले तो वॉल्यूम यूज करके इसका बेंच मोलैरिटी वगैरह ये करके तैयार करना है आपको सॉल्यूशन। लास्ट में आपको टाइट्रेशन करके जो वॉल्यूम आता है आपके ब्यूरेट में, उस वॉल्यूम को यूज करके यहाँ से इसका एक्चुअल मोलैरिटी निकालना होता है, फिर उसका स्ट्रेंथ निकालना होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट करके। तो ये दिस समथिंग डिफरेंट। सर अब ये फार्मूला अचानक कहाँ से आ टपका? सर अभी तक तो ठीक था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये फार्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ सर, तब जाके आपको समझ आएगा ये। ठीक है, हाँ कहाँ करें, यही कर लेते हैं। ठीक है सर, यही कर लेते हैं, अच्छे से देख लेना। तो मुझे थोड़ा और जगह चाहिए था, चलो इधर ही कर लेते हैं सर, अच्छे से देख लो। ये एक सॉल्यूशन है सर मेरा, ये एक सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का ना मोलैरिटी में m1 मानता हूं और वॉल्यूम v1 मानता हूं सर। ठीक है, बहुत खूबसूरत तरीके से समझ लेना सर, वॉल्यूम को मैं v1 मानता हूं। ऐसे मान लेता हूं एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी में m1 मानता हूं, कोई मोलैरिटी होगा इसका और कोई वॉल्यूम भी होगा इसका, उसको मैं मानता हूं v1 है। अब मैंने क्या किया सर, इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, ब्लू कलर का पानी है, देखो पानी ऐड किया मैंने, पानी ऐड किया तो ऐसा हुआ सर, पहले ऐसा था वॉल्यूम, चलो मैं ग्रीन से दोबारा बना लेता हूं इसको, पहले तो ऐसा ही था। ठीक है, अब इसमें जब पानी मिलाया मैंने, जब इसमें पानी मिलाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया सर थोड़ा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ना जैसे इसमें पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। इस बार मैं V2 मानता हूं सर वॉल्यूम को, क्योंकि चेंज हुआ ना सर, पानी डाला तो वॉल्यूम चेंज होगा। सर क्या मोलैरिटी चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा सर, बिल्कुल चेंज होगा। देखो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगा सर, डिपेंड हो रहा है ना, फार्मूले से आपको दिख रहा है वॉल्यूम के ऊपर मोलैरिटी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इसमें पानी डालूंगा, इसका वॉल्यूम चेंज करूंगा, तो इसका मोलैरिटी भी क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इस बार इसका मोलैरिटी हो गया M2 सॉरी M2। सर पहले एक सोल्यूशन है मेरे पास, मोलैरिटी M1 माना, वॉल्यूम V1 माना। जब मैंने इसमें पानी ऐड किया, ठीक है, दोबारा पानी ऐड किया, तो क्या मोलैरिटी चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होगा। तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो मैंने वॉल्यूम को चेंज करके V2 लिख लिया। मोलैरिटी चेंज हुआ तो हमने उसको क्या लिख लिया, M2 चेंज हुआ सर। सर इसमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूट होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें सोल्यूट होगा ना। अब क्या मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया? सोल्यूट तो मैंने ऐड नहीं किया सर, सिर्फ पानी सॉल्वेंट ऐड किया इसमें। तो सोल्यूट जितना यहां रहेगा उतना यहां पे भी रहेगा। तो हमने अभी जो मोलैरिटी का फार्मूला लिखा था वो मैं दोबारा लिखता हूं, अच्छे से सुन लेना। नम ये मोलैरिटी M1 इज इक्वल टू M1, इसका लिख लेते हैं सर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही था, पहले इसके लिए लिखते हैं मोलैरिटी M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दूसरे के लिए लिख लेते हैं सर, M2 के लिए, M2 के लिए लिख लेते हैं सर, M2 इज इक्वल टू, देखो फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस बार वॉल्यूम V2 है तो लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये तो सेम लिखा दोनों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सेम ही तो रहेगा ना सर। मैंने इसमें सॉल्यूट थोड़ी ना डाला सर, पानी तो डाला, सॉल्वेंट चेंज हो गया ना, सॉल्यूट तो पहले जितना था उतना ही रहेगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सर, यहां भी NS का वैल्यू हो गया M1V1, यहां भी NS का वैल्यू हो गया M2V2, 1 इंटू V1, यहां भी NS इज इक्वल टू M2 इंटू VT। तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, दोनों सेम है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएगा सर, जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सर ये तब राइज होता है जब आपके पास ऑलरेडी कोई सोल्यूशन था जिसका कोई वॉल्यूम है, कोई मोलैरिटी है, आप उस सॉल्यूशन से दूसरे कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आता है जहां दो मोलैरिटी आता है और दो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है सर। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करना। अब आप यही सोच रहे होंगे सर आपने अचानक यहाँ पे, अभी तक तो मोलैरिटी यूज कर रहे थे,
ऑल ऑफ द सडन आपने दो फार्मूला यूज किया, M1V1 M2V2। पहचानना कैसे है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर मैं हम ये वाला फार्मूला कब यूज करें, तो जब भी आपको दो वॉल्यूम या दो मोलैरिटी देखने लगेंगे ना, तो ये फार्मूला आराम से यूज कर लेना, बहुत सिंपली आपका काम हो जाएगा सर। डाल लेते हैं आप, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो M1 कितना है 0.5, यहां कर लेता हूं सर, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, चलो इसको क्लियर करें, नोट कर लेना, थोड़ा आराम से करेंगे, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू विश, हम इसको क्लियर करा देंगे। ओके सर, ठीक है, अब फार्मूला क्लियर हो गया, क्या यूज करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कहां से आया कैसे आया सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। तो M1 है हमारा 0.5, V1 है हमारा 30 ml, M2 हमें निकालना है मोलैरिटी, V2 दिया है 500 ml, बस खत्म हो गया सर कहानी। तो M2 चाहिए हमें, तो 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट है तो नीचे एक जीरो और डाल देना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये जीरो 5 और 5 कैंसिल, तो M2 आ गया सर हमारा, नीचे दो जीरो है ऊपर 3 है, तो 0.03 मोलर आ गया इसका आंसर, या M2 आ गया 0.03 मोल्स पर लीटर, या M3 जो भी है आप मान ले, तो ये इसका आंसर आता है सर 0.03। सर मोलैरिटी में सिर्फ दो फार्मूला आपको आ गया, एक तो जो जनरल फार्मूला है, सर ये वाला गजब का फार्मूला कहां से आ गया, ये वाला गजब का फार्मूला तब आएगा जब आपके पास या तो दो वॉल्यूम दिया होगा, एक मोलैरिटी दिया होगा, बोलेगा भाई मोलैरिटी निकालो, या तो आपके पास दो मोलैरिटी दिया रहेगा, एक वॉल्यूम बोलेगा कितना वॉल्यूम चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने मोलैरिटी के ऊपर किया था, तो दिस वाज हाउ इट गोस, मोलैरिटी डेफिनेशन किया था हमने, फार्मूलेस लिखा था, और कुछ क्वेश्चंस किए थे इफ यू रिमेंबर, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे दो टाइप के फार्मूलेस हमने यूज किया था, M1V1 M2V2 भी, वो कैसे निकाला सारा हमने एक्सप्लेन किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग विद अ वेरी न्यू कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी के बाद आज हम पढ़ रहे हैं मोलैलिटी। ठीक है सर, थोड़ा सा टर्म को अच्छे से ये कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड आज आपका है मोलैलिटी, थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों टर्म में। मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, लेकिन मोलैलिटी है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसी हिसाब से इसका डेफिनेशन भी है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, एक केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को ही हम मोलैलिटी कहेंगे सर। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला ऐसा रहेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रख लेना सर, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में था, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा लेकिन हमेशा केजी में रहेगा। फिजिबिलिटी है लेबोरेटरी लेवल पे हम तो ग्राम में ही लेते हैं, तो ज्यादातर ग्राम में आपको दिया रहेगा तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमने मोलैरिटी को ना सर मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन मोलैलिटी को हम मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है, किसी जगह कैपिटल एम लिखा है तो समझ लेना वो मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलैरिटी के टर्म में दिया हुआ है, किसी जगह स्मॉल एम लिखा हुआ है तो पहचान लेना वो मोलैलिटी दिया हुआ है आपका। तो ये पहचानने का तरीका है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब देख लेते हैं सर, इसका मोलैलिटी का यूनिट क्या है वो आप देख लेना, मोलैलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स है तो हम मोल्स लिखेंगे, फिर डिवाइड है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखा हुआ है वहां से, तो मोल्स पर केजी इसका यूनिट रहेगा सर, किसका, मोलैलिटी का। मोलैरिटी का यूनिट क्या था, मोल्स पर लीटर था, इसका रहेगा मोल्स पर केजी। अब इन्फरेंस देख लेते हैं सर, कैसे आपको पता चलेगा। मैंने कहा मेरे पास है 5 मोलल, उसको मोलर बोलते थे, इसको मोलल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। 5 कैपिटल एम है तो उसको बोलेंगे 5 मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे 5 मोलल सॉल्यूशन, है ना। 5MH2SO4 है सर फॉर एग्जांपल मेरे पास, ठीक, तो मैं कहूंगा 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है
1000 ग्राम सोल्यूशन में, ये इसका सॉरी सोल्यूशन में नहीं, सॉरी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। 5 मोलल H2SO4 अगर किसी ने लेबल किया हुआ है तो आप समझ लेना कि 5 मोल H2SO4 प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, जो आपका सॉल्वेंट है। या मैंने बोला 5 मोलल NaOH फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये हुआ, या 15 मोलल बोल देना, कोई बात नहीं, या 0.1 मोलल बोल देना, तो 0.1 मोल्स NaOH प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। किसी जगह कोई सोल्यूशन है 5 मोलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो जो भी मोलैलिटी निकलेगा वो केजी ऑफ सॉल्वेंट में ही निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो या तो आप मान लेना 5 मोल्स H2SO4 1 केजी सॉल्वेंट में, या ऐसे बोल देना 5 मोल्स H2SO4 1000 ग्राम सॉल्वेंट में से, ठीक है। बहुत क्लियर। तो ये फार्मूला है, इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, किसी जगह सॉल्यूशन का मास दिया रहता है ना, हम चुप करके सॉल्यूशन का मास रख लेते हैं। सर वो नहीं करना है, अच्छे से देख लेना है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट ही रखना है। सॉल्यूशन का रखोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है सर, आज के जमाने के लैंग्वेज में मोई मोई हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलैलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है इसमें, ये हमारा सल्यूट हुआ, ये हमारा सॉल्वेंट हुआ, सीधी सी बात है ना सर। चलो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, यही लिखते हैं हम। अब नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्ट दिया नहीं रहता है, तो हमें निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय फिर मास दिया रहता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। क्लियर है यहां तक। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। गिवन मास कितना दिया हुआ है सोल्यूट का, सोल्यूट तो ये है 2.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास सोल्यूट का निकाल लेना बेटा। कार्बन 2 है, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 4 है और ये 32 है बेटा, ठीक है। 4 दूनी 8 9 10, 60 ग्राम आता है इसका हमेशा, 60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप ध्यान रख लेना, फॉर्मूला देख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है, उसका मास कितना दिया हुआ है 75 ग्राम, तो आप लिख लेना सर 75 ग्राम। अब ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे मास हमेशा केजी में चाहिए, लेकिन ग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेना सर। फिर कल हमने एक टेक्निक बताया था आपको, जब ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी है, तो आप क्या कर लेना, इसको a डिवाइडेड बाय b इंटू सी डिवाइडेड बाय, ये d ऊपर जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, है ना। ऐसा एक फार्मूला जब भी होगा, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइड, इस फॉर्म में जब भी होगा ना, तो a बाय b को डायरेक्ट लिख देना, d को उल्टा कर देना इस फॉर्म में। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, सर मैं नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालूंगा, वॉल्यूम अलग से लीटर में निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा। और अच्छी बात है सर, आप कर लीजिए, लेकिन इस तरह करने से आपके बहुत सारे चीजें कैंसल आउट हो जाता है और आपका न्यूमेरिकल सिंपल हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। आप पहले नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, जो आंसर आता है उसको ऊपर रख लेना। मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में, अगर ग्राम में है तो डिवाइड बाय 1000 करके केजी में कन्वर्ट करके यहाँ रख लेना, आंसर आ गया, क्लियर, कोई बात नहीं इसमें। अब देख लेते हैं इसका कितना आता है सर। ये जो 5 है, 0.5 है, इसको हटा के यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, 2 0 और 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो 5 2 10, 5 5 25, ऐसे हुआ, 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 6 3 18, तो 18 से 10 कर लेना दोस्त, बहुत सिंपल है, 0.0 लगा देना, 5 8 40, 90, 0 1 10, ठीक है। फिर से एक 0 लगा देना, 5 90, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब आ गया मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.55 या 0.56 स्मॉल m
मोलैलिटी निकालते वक्त कैप्टन एम लिखता था, अगर इसको खोलना है तो मोलैलिटी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 मोल्स पर केजी भी लिखते हैं सर। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट वही था, ऊपर मोल्स था नीचे केजी, इसीलिए इसका बन जाता है मोल्स पर केजी। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा यहाँ ना सर आपको टेक्निक क्या यूज करना है, अच्छे से टर्म्स को समझना है कि सॉल्वेंट कौन है, सल्यूट कौन है, उनको रख लीजिए। ये क्लास थर्ड का आज का मैथमेटिक्स बन जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है समझने वाली चीज। अब एक चीज मैंने पहले आपको बताया था, कभी कभी ना डायरेक्ट ये नहीं दिया होगा, मास परसेंटेज दिया होगा, इसीलिए हमने मास परसेंटेज बहुत डिटेल में आपको समझाया, ताकि आपको पूरा पता हो सके कि अगर कोई मास परसेंट दिया होगा तो उसमें से मास कैसे निकालना है, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालना है, तो उसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना, आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा। तो आई होप यू हैव डन इट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, ले सकते हो आप। तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे मोलैलिटी के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन है जो शायद आपकी एक्सरसाइज में भी है, और ये क्वेश्चन ने ना बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ज्यादातर मोलैलिटी का क्वेश्चन कम और स्टीशियोमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा दिखता है, जो 11 क्लास के यूनिट नंबर 1 में है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे बच्चे ना इसको, इस 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को सॉल्वेंट मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कैसे करने वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं सर क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ यूरिया निकालना है हमको, NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। गिवन जो भी है वो हम लिखवा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.5 kg। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आप मोलैलिटी या मोलैरिटी करोगे तो उसका एक्चुअल इन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था जैसे 5 मोलर H2SO4 है मेरे पास, तो इसका ये मतलब होता है कि मेरे पास है 5 मोल्स H2SO4 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। सर अच्छे से सुन लेना, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो हम क्या करेंगे सर, यहां ना सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यहां ना तो आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, ना आपको सोल्यूट का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारा आपको यहां से निकालना पड़ेगा, बस इसी चीज से आपको सब कुछ निकालना है। मोलैलिटी 0.25 मोलल है, इसका मतलब हो गया 0.25 मोल्स यूरिया प्रेजेंट है किसमें सर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, है ना, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। पानी है, एक्वस बोला है, ठीक है, पानी है हमारा सॉल्वेंट। अब क्या करते हैं सर, यहां पे ना मोल्स आया, सॉल्वेंट का मास भी आया, हमें सोल्यूट का मास निकालना है, तो वो यहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले से। एक हमारे पास होता था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है सर, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल है, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास निकाल लेते हैं यहां से। ये 2 नाइट्रोजन है तो 28 प्लस एक कार्बन है तो 12, एक ऑक्सीजन है तो 16, 4 हाइड्रोजन है तो 4, 6 4 10 11 12 12 8 20, 1 2 3 4 5 6, 60 आ रहा है इसका बेटा, तो 60 करेंगे हम। तो गिवन मास आया हमारा सॉल्वेंट का गिवन मास 60 इंटू 0.25, ठीक है। तो इसको आगे पीछे कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100, 25 छुके 100, 4 के 4 5 6, 4 5 20। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट आया हमें, गिवन मास आया सोल्यूट का या यूरिया का हमें कितना आया, 15 ग्राम। अब यहां से थोड़ा स्टीशियोमेट्री का जो लॉजिक है वो आपको अप्लाई करना है सर। ये ना सर हमारा सोल्यूट का मास आया 15, मास ऑफ सोल्यूट है 15, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया था 1000, तो इस हिसाब से हमारा मास ऑफ सोल्यूशन कितना होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए सर 1000 प्लस 15 इज इक्वल टू 1015 ग्राम सर, 1015 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर 1015 ग्राम में, इस हिसाब से 1015 ग्राम सोल्यूशन में यूरिया के मास कितना है, 15 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना है, 15 ग्राम।
तो एक छोटा सा लॉजिक लगा देना कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी 1015 ग्राम सोल्यूशन में, 1015 ग्राम सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 15 ग्राम। तो 2.5 kg में कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं सर? मैं यहां लिखवा देता हूं आपको। देखो सर, 1015 ग्राम में मास ऑफ सोल्यूट जो है आपका, या मास ऑफ यूरिया जो है वो है सर 15 ग्राम। तो 1015 में 15 है, तो ऐसे लिखते हैं 1015 में 15 है, तो 2.5 kg में कितना होगा? तो सर मैं अगर इसको 2.5 kg लिखूंगा ना, तो इसको भी kg में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये ग्राम था अभी तक। क्लियर? तो इसको 1 मान लेते हैं, 2.5 1.0 है तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1, तो 2.5 से 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर इसको ना 90% बच्चे इसको सॉल्वेंट मान के डायरेक्ट मोलैलिटी के फार्मूले में पुट करके खत्म कर देते हैं। सर ऐसा नहीं करना है, ये बहुत आने के चांस है। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 37, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 37.5 ग्राम इसका आंसर आएगा। आप अच्छे से चेक कर लेना। पिछले साल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करके आया, शायद कहीं एग्जाम में आया था, नॉट इन सीबीएसई। तो उन्होंने क्या किया था, इसको सॉल्वेंट का मास माना था, ठीक है। पता नहीं सोल्यूट का कहां से निकाल लिया, कहीं से निकाल दिया और बोला सर मोलैलिटी निकाला पहले हमने, फिर गिवन मास के जगह कोई ऑप्शन रख के उन्होंने निकाल के। ऐसा नहीं करना है सर, बहुत ध्यान से आपको करना है इसको, क्योंकि इसमें आपको सॉल्वेंट का मास तो दिया नहीं है, सोल्यूट का मास भी दिया नहीं है। तो पहले 1000 ग्राम में देखो कितना आपके सोल्यूट का मास है, तो 1000 ग्राम में सोल्यूट का मास 15 है, तो उसको रेशियो निकाल लेना। फिर 1015 में 15 ग्राम है, तो 2.5 kg में कितना होगा? तो सीधे आपको आंसर आएगा 37.5 ग्राम। ठीक है, फाइन। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ तो नहीं बोल सकता, बट लिटिल बिट लॉजिकल एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल। सो यही क्वेश्चंस सीबीएसई बहुत पसंद करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स में रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। उसके बाद लास्ट वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है, अच्छा हाँ, इन दो के बारे में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, वो कर लेते हैं पहले। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? सर यहाँ तो वॉल्यूम आ गया, तो 100% ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा सर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट? मोलैरिटी 100% टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वॉल्यूम है। मैंने बोला जहां वॉल्यूम है या वॉल्यूम रिलेटेड है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, सिर्फ मास रिलेटेड है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको देख लेते हैं मोलैलिटी को। मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है सर, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है, सिर्फ मास है इसमें। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन, लिख लेते हैं सर आप लास्ट कॉन्सेप्ट। आज मैक में थोड़ा चार्ज कम है, पहले मैं मैक का चार्जिंग चेक कर लेता हूँ, इट्स स्टिल ऑन। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, मैं यहाँ से बोलते रहता हूँ और पता चलता है मैक कब का मर चुका है, और फिर मुझे दोबारा वो वीडियो बनाना पड़ता है। तो देख लेते हैं लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी। पहले डेफिनेशन सर आपको वही जरूरत होता है तो वही लिख लेते हैं। डेफिनेशन इज मोलैलिटी इज डिफाइंड इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर इसको मोलैरिटी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको सेम सेम दिखने लगेंगे सर, सेम सेम दिखने लगेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी जगह ना, ये क्वेश्चन है हमारा, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा नोटेट कर लेता हूँ, या एक खाली स्पेस हम निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड डाल के ये कर लेते हैं सर। फाइन, मैंने इसको थोड़ा कंपेयर करके लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अभी हमने ऑलरेडी जो पढ़ चुका है दैट इज मोलैरिटी, एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉर्मेलिटी। डिफरेंस क्या है वो देख लेना। मोलैलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने पढ़ा था, बहुत क्लियर। नॉर्मेलिटी भी लगभग सेम सेम ही है सर, लेकिन क्या है वो देख लेना। यहां आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बस फर्क इतना सा है, बाकी सारा सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, दोनों में वॉल्यूम आ गया पहली चीज। अब सर ये तो हमें पहले से पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर हमने तो 9th क्लास में बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह इसको भी निकालना है सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का भी लगभग वही फार्मूला है, लेकिन यहां भी आता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, लेकिन यहां मोलर मास के जगह ना सर इक्विवेलेंट मास आते हैं सर, याद रख लेना, इक्विवेलेंट मास, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब आते हैं यहां वापस, मैंने कहा नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको ना हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं सर, जैसे 0.1 नॉर्मल HCl, इसका मतलब हो गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में, है ना, ये इन्फरेंस हो गया इसका, सॉरी। उसके बाद फार्मूला तो ये हुआ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर मैंने पहले बोला आपके जो मोलैरिटी है उसमें ऊपर आता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आता था वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी में। तो नॉर्मेलिटी में फर्क कितना सा है, यहां आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी बहुत ज्यादा इजी है, गिवन मास यहां भी होगा, लेकिन नीचे मोलर मास की जगह आता है सर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। सर अभी इक्विवेलेंट मास क्या है तो वो हम डिटेल में आपको बता देते हैं। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब पहले सर ये सब तो छोड़ो, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा दो, वो सिखा देते हैं हम आपको। यहां तक क्लियर है? इसका कुछ लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है सर, ये जो इक्विवेलेंट मास है ना सर, इक्विवेलेंट मास निकालने का जो तरीका है दैट इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। सर मॉलिक्यूलर मास तो समझ आया, मोलर एक्स क्या है ये, इस एक्स को हम बोलते हैं सर वैलेंसी फैक्टर। यहां देख लेना, आप पूरा क्लियर किया हुआ है मैंने। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, और ये जो एक्स है ना सर वो अलग अलग सबस्टांस के लिए डिफर करते हैं। अगर वो सबस्टांस एसिड है तो वो उसका बेसिसिटी कहलाएगा, एक्स का वैल्यू जो उसका बेसिसिटी है ना वही उसका वैल्यू होगा। अगर बेस है तो उसका जो एसिडिटी है वही वैल्यू एक्स होगा, और अगर सॉल्ट है ना तो केटाइन पे कितना चार्ज है वही उसका एक्स का वैल्यू होगा। एग्जांपल देके देख लेते हैं सर, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मैंने बोला नंबर ऑफ, सर बाकी सब सेम है जो हमने किया हुआ है मोलैरिटी में, सर फर्क आया हमें सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सर एक इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है गा कंपाउंड चिगी मोलर मास को डिवाइडेड बाय एक्स, किसी भी कंपाउंड के मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। चलो सर मोलर मास तो हमें पता है, H2O का होता है 18 ग्राम पर मोल, H2SO4 का होता है 98 ग्राम पर मोल, हम ऐड करके निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, बचा क्या लास्ट में, एक्स। मैंने बोला अगर वो सबस्टांस एसिड है तो एक्स का वैल्यू उसका कितना बेसिसिटी है वही उसका एक्स वैल्यू है। अगर वो बेस है तो एसिडिटी वैल्यू क्या है वो उसका एक्स का वैल्यू है। और अगर सॉल्ट है ना तो किसी भी सॉल्ट में कितने जो केटाइन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, वो उसका पॉजिटिव चार्ज कितना है केटाइन पे, वो उसका एक्स का वैल्यू है। फिर भी समझ नहीं आया, एग्जांपल लेके देख लेते हैं सर। देख लो, मान लो मेरे पास एसिड है सर, एसिड का होता है सर बेसिसिटी, ठीक है, एसिड का होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड। ये जो HCl है ना सर, ये जो HCl है ना, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, वन, ओनली हाइड्रोजन है। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत ज्यादा इजी है। मोलर मास, मोलर मास इसका होता है सर 36.5,
डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या आएगा, कितना है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें, इसका बेसिसिटी क्या है 1, तो इसका मोलर मास भी 36.5 होगा, इक्विवेलेंट मास भी 36.5 ही होगा सर। ठीक है, चलो H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है सर मुझे, तो फार्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय x। ठीक, एक्स फिर से बोला, एसिड्स के लिए बेसिसिटी होता है कि वो कितना हाइड्रोजन है उसके पास जो रिप्लेसेबल है, देने लायक हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 है, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 2 1 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ये 4 है तो 4 इंटू 16 64, 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98 ग्राम हो गया इसका। ठीक है, तो मैंने लिखा 98 ग्राम डिवाइडेड बाय एसिड के केस में टर्म से कितना हाइड्रोजन वो रिप्लेस करा सकता है, कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसके पास है, या उसको हम दूसरे टर्म में बेसिसिटी बोलते हैं, वो वैल्यू है सर। तो इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है जो दे सकता है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, 2 1 2, 2 4 8 9, 2 9 18, तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का हमें कितना आया 49 ग्राम आया सर। ठीक, और अब ये नहीं समझना या ये नहीं सोचना कि हर बार जैसे HCl में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम आया, तो अब ये नहीं सोचना कि हर बार इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम आता होगा, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, वो आप देख लेना सर। चलो एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया, देख लेना थोड़ा सा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये बार बार यूज करना है। दिस इज हाउ इट गोस, बहुत इजी है। एसिड में बेसिसिटी देखना है एक्स की वैल्यू के लिए, इस एक्स के लिए कितना हाइड्रोजन उसमें से निकल के जा सकता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जिसको दूसरे टर्म में हम बेसिसिटी बोलते हैं। तो HCl में 1 हाइड्रोजन, तो 1 डिवाइड बाय 1 करके निकाला, और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, तो 2 करके निकाला। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, ठीक है, तो वो आप 3 करके देख लेना बेटा। क्लियर, अब करते हैं किसी बेस के लिए सर। बेस में क्या देखना होता है, बेस में देखना होता है कि कितना OH नेगेटिव है जो रिप्लेसेबल है उसमें। आप सबको पता है एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें H पॉजिटिव होता है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक है उसका, बेस में OH नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास का फार्मूला है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो इसका मोलर मास आप निकाल लेना, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो आ गया सर 40 डिवाइडेड बाय x। हमने बोला एसिड के केस में x का वैल्यू कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है या बेसिसिटी है वही रखना है, बेस के केस में कितना OH नेगेटिव है जो उस कंपाउंड में रिप्लेसेबल है या जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं, तो कितना OH है, एक OH जो निकल सकता है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो इसीलिए इसका आ गया सर 40 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या इक्विवेलेंट मास सारे सेम होंगे सर, क्योंकि उसका एसिडिटी 1 है, x का वैल्यू या वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 है सर। ठीक, और एक का देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का ट्वाइस, क्लियरली दिख रहा है सर, 2 हाइड्रोक्साइड है जो जानना चाह रहा है, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय x करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय x करेंगे। ठीक है, तो इसका 40 आया प्लस 32 आया प्लस 4 आया, यही तो है। देखो कैल्शियम का 40 आता है मास, ऑक्सीजन 2 है सर, ये ब्रैकेट में जो नीचे जो दो नंबर है ना, ये नंबर ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, तो इसका 16 होता है, 16 इंटू 2 32, प्लस यहाँ इसका 1 होता है, अच्छा सॉरी 2 1 2 है, इसको 4 लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है मास, लेकिन 2 है तो 2 1 2, तो हम करेंगे 74 इसका आएगा, है ना, 74 ग्राम। ठीक है ना, मोलर मास 74 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब x का वैल्यू क्या होगा सर, ये बेस है तो कितना OH नेगेटिव रिप्लेसेबल है या इसका एसिडिटी क्या है, तो 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 लिख लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया सर कितना 37 ग्राम। ऐसे निकालना है, बहुत सिंपल है सर, डरना नहीं, थोड़ा समझ लेना है इसको। अब जब सॉल्ट की बारी आएंगे ना सर, सॉल्ट की, जैसे मेरे पास है सोडियम सल्फेट है, चलो पहले एक सिंपल सा सॉल्ट लेते हैं NaCl, चलो सोडियम सल्फेट ही ले लेते हैं, 2SO4, ये एक सॉल्ट है सर हमारे पास, इसका ना मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास
चलो पहले बेस वाला हटा देते हैं, फिर सॉल्ट ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, देख लेना, कैप्चर करना आप कर सकते हो, नहीं तो 1 2 3 4। चलो 3 चीज हमने बताया सर, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं आपको। एक्स का वैल्यू, एसिड के लिए बेसिसिटी देखना है कि कितना हाइड्रोजन उसमें से निकल के जा सकता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। बेस के लिए एसिडिटी देखना है कि कितना OH नेगेटिव उसमें से निकल के जा सकता है। सॉल्ट के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है कि उसके सॉल्ट के पास सर एक पॉजिटिव कैटायन होगा और एक नेगेटिव एनायन होगा, तो कैटायन के पास कितना चार्ज है उसी को एक्स के जगह रखना है सर। एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे Na2SO4, ये एक सॉल्ट है सर, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स करूंगा। मोलर मास तो आपको निकालना पड़ेगा, 2 इंटू 23 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, तो 12 4 5 6 7 8 8 6 14 142 ग्राम हुआ इसका। ठीक है, 12 9, ठीक है फाइन, 142 ग्राम डिवाइडेड बाय एक्स। अब देख लेते हैं सर, यहां देखो Na2SO4 एक नेगेटिव वाला पार्ट है जिसको हम एनाइन बोलते हैं, एक पॉजिटिव वाला पार्ट है जिसको हम केटाइन बोलते हैं सर। क्लियर है यहाँ पे? अब देखना इस केटाइन के ऊपर कितना चार्ज है। सोडियम के ऊपर कितना आता है, प्लस का चार्ज, 1 प्लस आता है, नीचे 2 है तो 2Na प्लस हो गया। सल्फेट के ऊपर ऑटोमेटिकली 2 नेगेटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक प्लस, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस। सर एक सोडियम पे एक प्लस आता है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो 2 प्लस हुआ, तो वही दो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आपको एक्स के जगह रखना है, 2 के जगह रखना है। 2 से 1 जा 14, 2 1 जा 2, तो 71 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट बन गया सर। या एक सिंपल सा देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट, चलो कैल्शियम सल्फेट थोड़ा देख लेते हैं, CaSO4। ठीक है बेटा, ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, कैल्शियम का होता है 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 64। ठीक है, फिर करते हैं सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 4 2 6 4 5 6 7 13 136 आ गया, तो 136 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू देख लेते हैं सर। देखो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, सल्फेट के ऊपर -2, तो जो कैटायनिक पार्ट है पॉजिटिव वाला पार्ट उसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके आगे 1 ही है, तो +2 इंटू 1 +2 का चार्ज है, तो अगेन इसके नीचे x के जगह 2 आएगा, 2 6 12 13 2 8 16, तो 68 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट आया सर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, दिस इज हाउ इट गोस सर। सर एक्चुअल में कुछ नहीं था, मोलैरिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अभी नॉर्मेलिटी पे हम गए ही नहीं सर, हम सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना सिखा रहे थे, उसमें मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास था, बस इक्विवेलेंट मास को डिटेल में हम आपको समझा रहे थे। अब जाते हैं सर मोलैरिटी निकालने पे सर, सॉरी नॉर्मेलिटी निकालने पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH formed by dissolving 0.2 gram NaOH to make 250 ml solution। फार्मूला लिख लेते हैं सर, बहुत सिंपल है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, लीटर में ही सर, अगर लीटर में नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना है आपको। क्लियर? अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 250, डिवाइडेड बाय, मैं 1000 कर लेता हूं क्योंकि वो ml में दिया हुआ है, देखो ml में दिया हुआ है, हमें हमेशा लीटर में ही चाहिए। अब गिवन मास भी दिया हुआ है सर कितना 0.2, इक्विवेलेंट मास तो निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है सर मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये साहब क्या है NaOH, OH है तो ये बेस होगा,
बेस में देखते हैं x का वैल्यू कितना रिप्लेसेबल OH है, तो यहाँ x का वैल्यू 1 आना चाहिए, 40 डिवाइडेड बाय 1 40 ही आ गया, तो इसके जगह रखते हैं 40 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। ए बी सी डी, तो ए बाय बी, डी और सी नीचे करना है आपको, तो ए बाय बी नीचे रखना है, डी बाय सी। अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है सर ये ए बी सी डी क्या बोला, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझा दिया है, आप वहां पर देख लेना। 254 जा 410 जा फाइन, तो आएगा सर ये 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं सर, नॉर्मल सॉल्यूशन है ना। मोलैरिटी को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉर्मेलिटी को मोलैलिटी को मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे, और नॉर्मेलिटी को नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन, या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिखते हैं किसी किसी जगह, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिखते हैं। It's your choice what you want to write. So this is all about normality. ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड, TED होगा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे फार्मूला लिखा है, वैसे कोई जरूरत नहीं, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक छोटा सा गिफ्ट है, जो ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके हमें भेजेंगे, तो वो गिफ्ट जब सही आंसर आएगा तो हम उनको अनाउंस करा देंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स यहीं पे खत्म होता है। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, नोट्स चाहिए, तो यू कैन इंक्वायर अस एनी टाइम बाय कमेंटिंग और बाय सम अदर मीन। सो दिस इज हाउ इट इज। कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो हम नोट्स में डाल के आपको दे देंगे, या कुछ एक्स्ट्रा समझ नहीं आया तो आप स्पेशल क्लास के लिए भी बोल सकते हैं। So thank you so much for bearing us. Have a great time ahead. Take care.